अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमत कलअदम तंजीम टीएलपी के इस्लामाबाद की तरफ मार्च को रोक सकेगी या नहीं? इस सूरत हाल जो अभी बनी हुई है ये बड़ी अफसोसनाक है। अभी तक के इतलात के मुताबिक कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो काफिला है वो कामोकी से गुजरांवाला पहुंच गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो सोशल मीडिया पर अपना जो बयान जारी किया उसके मुताबिक उनका यह कहना है कि टीएलपी की फायरिंग से पुलिस के 4 एहलकार शहीद हो चुके हैं और कशीदगी के दौरान अभी तक 253 अफराद जख्मी हुए हैं। अब जीटी रोड जो है वहां पर सूरत हाल खासी कशीदा है। पंजाब भर में रेंजर्स को भी 2 माह के लिए तलब कर लिया गया है। इस एहतजाज की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। एक तो जीटी रोड पर आमद रफ्त जो है वो बंद है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी सड़कों और रास्तों को कंटेनर लगाकर पहले ही बंद कर दिया गया है। ये जो सूरत हाल है इसके पेश नजर वजीर आज़म इमरान खान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। ये जो एहतजाज है या ये जो मामला है इससे निमटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अभी तक हुकूमत का यह कहना है इससे सख्ती से और एक कलअदम तंजीम के एहतजाज के तौर पर जो है वो निपटा जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज एक मरतबा फिर से ट्वीट की कि जब तक कलअदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुजरमों को हवाले नहीं किया जाता कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कौमी सलामती अमूर के जो मुशीर हैं मोइज यूसुफ, उन्होंने ये कहा कि रियासत के सबर का इम्तिहान ना लिया जाए। कलअदम तंजीम ने एक सुर्ख लकीर अबूर की और दहशत गर्दों को बतौर दहशतगर्द बगैर किसी रायत के निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा कि फिल वक्त इस्लामाबाद में कोई फ्रांसीसी सफीर ही नहीं है और यह है कि खदशा यह है कि कलअदम करार दी गई तंजीम जो है वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में ना आ जाए और उनके केसेस फिर हमारे बस में नहीं होंगे। सियासत में अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ, उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि वफाकी वज़रा इस हवाले से मुतज़ाद बयान दे रहे हैं और हुकूमत इबहाम का शिकार है। उनका इशारा जो है वो गालिबन साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा के बयान की तरफ था, जिसमें गुज़िश्ता रात उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म टीएलपी के साथ किए गए मुआहदे से आगाह नहीं थे और वो वज़रा जिन्होंने ये मुआहदा किया वो इसकी जिम्मेदारी ले। हुकूमत को इस मौके पर क्या करना है और क्या नहीं इस बात पर तो बहस हो सकती है, लेकिन रियासत ये एहतजाज जो है वो पहले भी देख चुकी है। ये जो टीएलपी है उसका 6ठा एहतजाज है। क्या हुकूमत का इस एहतजाज से जो हुकूमत के निमटने के लिए हिकमत अमली है वो दुरुस्त है? क्या हुकूमत यह मामला हल करने में कामयाब हो जाएगी? एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में नया वजीर आला के इंतखाब के लिए अमल भी जो है वो शुरू हो गया और कुछ देर पहले की खबरें हैं कि जो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब हैं उनके अलावा किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाया और इस सूरत हाल में उनकी कामयाबी यकीनी है। कागजात दुरुस्त करार दिए जाने के बाद वो बतौर नौ मुंतखब वजीर आला ऐवान से अक्सरियत का वोट भी लेंगे। अब ये जो तब्दीली है इसका मुल्क की सियासत पर क्या असर सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले ये जो मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। कादर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस बहस में हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले मैं चलूँगा फवाद चौधरी साहब इस वक्त जो है वो हमारे साथ आ गए हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। उनसे जो है वो बात हो जाए कि ये जो एहतजाज के हवाले से सूरत हाल बनी है इसको हुकूमत किस तरह से देख रही है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी क्या है? ये जो कलअदम तहरीक लब्बैक से जो एहतजाज वो कर रहे हैं उससे निमटने की क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं या अभी भी आपका मौक़िफ़, जो पहले हमने हुकूमत का मौक़िफ़ देखा था कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, वही मौक़िफ़ है अभी तक? देखिए जी, जाहिर है हम तो सख्ती से नहीं निपटना चाहते और जाहिर है कि हुकूमत तो चाहेगी कि एक ऐसा माहौल रहे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, अमन बरकरार रहे और कोई ऐसा ना हो जिससे कि मामला बिगड़े। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इन्होंने 6ठी दफा अपने 2 सालों में 6ठी दफा ये सड़कें बंद हो रही हैं। 6 पुलिस वाले पिछली दफा शहीद हो गए, 700 जख्मी हो गए। अब फिर यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 49 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लोगों की
अमलाक तबाह कर दिए हैं, पेट्रोल पंप जला दिए हैं, बसें जला दी हैं। तो क्या इसके ऊपर हुकूमत क्या करे? हम बैठे बस मुंह देखते रहे कि ये सब कुछ करते रहे और हम जरा मुंह देखते रहे। और दूसरी बात यह है कि कोई अकल वाली को बात भी हो जिसके ऊपर कोई बंदा को मुज़ाकरा या कोई बात करे कि जी हमने डंडा पकड़ा हुआ है, आप फ्रांस के ताल्लुकात खत्म करते हैं, आप यूरोप के ताल्लुकात खत्म करते हैं। कोई कॉमन सेंस की बात होती है। अच्छा। अजीब से एक ग्रोह है जिसका सवाए फसाद करने के और ना कुछ सर है ना पैर है। राइट, मगर फवाद चौधरी साहब, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? 2 महीने से मुज़ाकरात हुए, 2 महीने से बातचीत हुई और फिर ये क्या हुआ कि ये सड़कें खाली करेंगे, वापस जाएंगे। और हमने कहा 2 बातों के ऊपर बातचीत नहीं हो गई। एक ये जो आपने उठाया हुआ है काम के फ्रांस का ये कर दो और वो कर दो, खारजा पॉलिसी, इतने बड़े ये माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल हैं कि इनकी मर्जी से हम खारजा पॉलिसी बनाएं। और दूसरे जो है वो ये कि जो साद रिजवी है उसको हम रिहा नहीं कर सकते। उसको आप जो है वो जुडिशियल प्रोसेस है, वो जुडिशरी से आप जाए अपने फैसले लें, वो हम उस तरह रिहा नहीं कर सकते। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं उस पर आप मुज़ाकरात करें, लेकिन उस शर्त यह है पहले कि आप पहले ये सड़कें वगैरह खाली करें। अच्छा अच्छा, चौधरी साहब ये बताइएगा, ये आज हुकूमत ने जो फैसला किया है रेंजर्स को बुलाने का, उस हवाले से क्या जरा बताएं कि क्यों रेंजर्स को तलब करने की जरूरत पेश आई है और उनका रोल जो सूबे में ये जो 60 दिन के लिए कहा जा रहा है कि उनको बुलाया गया है, वो क्या रोल होगा उनका इस सारी सूरत हाल में? देखिए, जो हमारी इस वक्त पुलिस डिप्लॉयमेंट है उसमें कई जगहों के ऊपर जो थी वो थोड़ी उनकी कमजोरियां थी, या इसका फोर्स का प्रॉब्लम है, कई जगह सहूलतों का प्रॉब्लम है, कई जगहों के ऊपर जो है उनके पास लोग कम है। तो उसको पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी और उनकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर फिर फेडरल गवर्नमेंट ने ये रेंजर्स जो है। अच्छा, और चौधरी साहब ये जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, ये भी इसी सारे सूरत हाल से जुड़ा है, कलअदम तंजीम तहरीक-ए-लब्बैक के एहतजाज के साथ? जी बिल्कुल, इसका बुनियादी ताल्लुक जो है वो इसी सूरत हाल से है और इसमें हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो किसी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान की कौम के लिए एक डेट्रीमेंटल है और उसको हमें जो है बहरहाल एक बड़ा फोरम जो है उसके ऊपर ये फैसला जो है वो होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज जो डेवलपमेंट हुई है वो इससे एहतजाज से तो उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बलूचिस्तान से जुड़ी है। बलूचिस्तान में अब्दुल कद्दूस बजिंजो के अलावा अभी तक किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। इम्कान यही है कि वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत इस तब्दीली को जो है वो किस तरह से देखती है? क्या उनके बतौर वजीर आला जो उनका आना है उसको वेलकम करते हैं? क्या आपकी जो है वो इस सूरत हाल पर क्या राय है? देखिए जी, कद्दूस बजिंजो जो है वो बीएपी के कैंडिडेट थे और हमारा अलायंस बीएपी के साथ है। तो हमें जो भी बीएपी का अंदरूनी मामला है वो उनका अंदरूनी मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने फैसला किया है हम उनके साथ खड़े हैं और बलूचिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो होना जरूरी है। और ये खुशाइंद है कि ये कद्दूस बजिंजो जो है वो एक बिला मुकाबला आज वज़ीर आला बने, उससे एक जो इस्तेहकाम है वो बलूचिस्तान में कायम रहेगा। और वो बड़े मरंज किस्म के आदमी हैं, बहुत उनकी दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, जो बड़ा अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे मौजूद थे। और मगर ये ज्यादा जो बड़ी स्टोरी है वो यही है, ये जो कलअदम तंजीम तहरीक-ए-लब्बैक का एहतजाज है, हुकूमत किस तरह से इससे जो है वो निपटेगी। कादिर मंदोखेल साहब, मैं आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? हुकूमत जो कुछ अभी तक कर रही है इस एहतजाज को हैंडल करने के लिए, क्या किया जा सकता है सारी सूरत हाल में? हुकूमत क्या बेहतर रास्ता हो सकता है हुकूमत के लिए? देखिए, पहले तो मैं कहता हूँ ये मुकाफात अमल है। यही लोग थे या ताहिरुल कादरी साहब थे जहाँ खंदकें खोते थे, कब्रें खोते थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाते थे, पीटीयू पे कब्जा करते थे, पुलिस अफसरों को थप्पड़ मारते थे, बिजली की बिल जलाते थे, होंडी के जरिए दर्श देते थे आवाम को। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज वही लोग हैं या फिर नून लीग के दौर में ये आए और उसके बाद आज वही लोग हैं जो उसके सामने आए।
अब सवाल ये है कि ये फवाद चौधरी साहब ने जैसा बताया कि पहली मरतबा ये नहीं आए, ये छठे मरतबा है। और अप्रैल 2021 में जब ये इस हुकूमत में ये लोग आए, और उस वक्त आपको याद होगा फैज़ाबाद इंटरचेंज पे जो इनके दरने शरने थे, उस वक्त हुकूमत ने बाकायदा हाई लेवल पे इनके साथ एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है, एग्री किया है कि हम फ्रांस की सफ़ीर को यहाँ से निकालेंगे। अब फ्रांस की सफ़ीर को निकाले या नाज़िमुल उमूर को निकाले, कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, कोई फ़र्क नहीं है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी आपके प्रोग्राम में कहा कि ये नॉनसेंस बातें हैं, कॉमन सेंस की बात है, हम फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें। तो भाई अगर आपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना था, जो कि हमें पता था उस वक्त भी, हमें पता था उस वक्त भी कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आप सिर्फ धरना वहां से हटाना चाह रहे हो, आपकी बस की बात नहीं है। फ्रांस को छोड़ो, आप श्रीलंका से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते हो। सवाल ये है फिर आपने मुआहदा क्यों किया, झूठे मुआहदे क्यों किए? तो जब झूठे मुआहदे किए तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसको भी छोड़िए। और फिर उन्होंने टीएलपी को कलादम करार दिया गया, और कलादम के आपको याद होगा उस वक्त ये हुकूमत ने स्टेटमेंट दिया है कि इस कलादम को हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे रेफरेंस के तौर पे, वो बाकायदा उसको वो करेंगे, कंफर्म करेंगे, और इलेक्शन कमीशन से हम कहेंगे कि वो उसको इलेक्शन की लिस्ट से निकाल दे। गलबन 15-20 दिन बाद मेरे हल्के में NA 249 से टीएलपी का कैंडिडेट मेरे मुकाबले में खड़ा हो गया, और उसी निशान पे, उसी सियासी निशान पे उससे इलेक्शन किया भी है। तीसरे नंबर पे हज़्म मामूल आई भी है, मगर मजाला की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। चलो छोड़िए उस बात को भी। आज दोबारा ये क्यों, और अभी 3 दिन की बात है, ज्यादा पुरानी जाओ, जब ये इन लोगों ने सर उठाना शुरू किए तो हमारे वजीर दाखिला क्रिकेट मैच देखने के लिए दुबई चले गए, और फिर वो इल्जाम लगा रहे थे इनका एक रहनुमान ने कि चूंकि नून लीग के दौर में हसन इकबाल साहब नहीं थे और प्री प्लान था, तो मैं इसको क्या कहूं। अच्छा, मगर आपको क्या लगता है ये कंफ्यूजन किस वजह से? देखिए कादर मंदोखेल साहब, जो आपकी बात जो मैं समझा हूं, एक मिनट आगे दे दे, एक मिनट, चले आप कर लें बात पूरी। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने एहतजाज शुरू किया, वजीर दाखिला पहुंच गए, तो आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वजीर दाखिला ने, वजीर मजहबी उमूर में, और वो एक जो शरीफ उल नफ्स इंसान है इनका, गंडापुर साहब, जो शक्ल से भी लगता है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्हें खुशखबरी कौम को सुनाई, मुआहदा कामयाब हो गया, मुज़ाकरात कामयाब हो गया, 350 टीएलपी के कारकुनों को रिहा भी कर दिए, ठीक है। और लेकिन सिर्फ हमने ये काबीना के सामने रखना है और इस चीज को खत्म करना है। तो अचानक फिर क्या हुआ कल कि वो दहशतगर्द भी हो गए, बल्कि आलमी दहशतगर्द होने का भी खतरा है, और उसके ऊपर पाबंदी दोबारा लगा दी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि रेंजर्स को तलब कर दिए है। तो भाई ये गद्दारी के, दहशतगर्दी के और ये कुफर के ये फतवे अपने पास रखे। वो टीएलपी देखिए, मैं जो आपकी बात समझा हूं वो ये है कि ये कंफ्यूजन है। कादर भाई 1 मिनट दीजिएगा, जरा 1 मिनट दीजिएगा। मैं जो आपकी बात समझाऊं वो ये है कि ये कंफ्यूजन है जिसका सामना इस पर जो हुकूमत जो कुछ कर रही है उसमें नजर आ रही है। शौकत बसरा साहब, ये क्यों है कंफ्यूजन? नाअहली है, कंफ्यूजन नहीं है, आप यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक, अच्छा नाअहली है, चले कंफ्यूजन जमा नाअहली, ये दोनों चीजें, और ये बड़ा हसास मामला है। देखिए और पॉलिटिकल या कोई सियासी मामला होता, ऑपोजिशन का मामला होता तो उसमें शायद जो है वो ये मामला जो है वो चल जाते हैं, कहीं पर जो है वो कोई गुंजाइश, मगर ये बड़ा हसास मामला है जिसका सामना है। इसमें क्यों ये कादर मंदोखेल साहब को, ऑपोजिशन को लग रहा है कि ये दो चीजें, कंफ्यूजन और नाअहली जो है वो इसमें नजर आ रही है? रहमान भाई, खत्म नबूवत और नामूस रसालत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। मेरी हर मुसलमान की जान, माल, औलाद नामूस रसालत पे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। इस दुनिया का वजूद ही उनकी वजह से है, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। वो कहते हैं ना, सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी, ग़ुलाम है रसूल के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। रहमान भाई, क्या वो शख्स मुसलमान हो सकता है जो नामूस रसालत पे अपनी जान कुर्बान ना करे? कतई दो राय नहीं है। अब ये बात करना कि जी इन्होंने मिस हैंडल किया है, नाअहली है, मैं ये समझता हूँ
कि एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है। तमाम अब TLP एक सियासी जमात भी है, लेकिन मुझे बताइए कि 6 एहतजाज हुए हैं, 6 के 6 एहतजाज जो हुए हैं कितने पुरतशद्दद हैं? उसमें क्या ये जो लोग एहतजाज करने सड़कों पर आए हैं सिर्फ यही आशिक़े रसूल हैं? क्या इनको नामूस प्यारी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? ये बात हरगिज़ नहीं है। एहतजाज करें, जलसा करें, जुलूस करें, धरना दें, किसी को इतराज़ नहीं है। जलसे जुलूस होते रहते हैं। अभी इन लोगों ने किया है, पूरी अपोजिशन इकट्ठी हुई थी, क्या मिस हैंडल किया हमने उसको, हमने इनको फैसिलिटेट किया, हमने इनको खाने खिलाए। ये भी अगर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में ना लें, उसको खराब ना करें, तो हम कौन होते हैं इनको पूछने वाले? लेकिन आप अंदाजा कीजिए, अगर फुटेज आपके पास है तो वो चलाइए। जो बसों को जला दिया गया है, 4 लोग लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जो सिपाही हैं, क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं हैं? क्या वो आशिक़े रसूल नहीं है? क्या उनके मुसलमान होने में शक है? अगर उनको गोलियां मार के भून दिया जाए, आग में जला दिया जाए, तो ये कहां की ये प्रोटेस्ट है, ये कहां का एहतजाज है? तो मुझे बताइए हुकूमत क्या करे? अभी भी हुकूमत सब्र का पैमाना उनका लबरेज नहीं हो रहा। अभी फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा है हम उनको एंगेज कर रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। रहमान भाई मुझे बताइए कि अगर मैं अभी खिल साहब को सुन रहा था, मेंबर नेशनल असेंबली है, उन्हें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए एक फेडरल मिनिस्टर के मुतालिक। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अखलाकियात का पहलू और अखलाकियात दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं रहमान भाई एक बात ये कहना चाहता हूँ, हम उनको एंगेज कर रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो सीन चल रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन 4 लोगों को जिनको कत्ल किया गया है, बल्कि जिनको शहीद किया गया है, जो बसें जलाई जा रही हैं, उनकी तरफ फुटेज तो चलाएं। क्या मैसेज दिया जा रहा है दुनिया के अंदर? ये सूरत हाल जो है वो यकीनन ये बड़ी जज्बाती भी है, बड़ी हसास भी है, और ये क्योंकि 6ठी मरतबा हो रहा है, तो हमारी जो हुकूमत है उसने आखिर ये एहतजाज, इस तरह के जो मामलात को हैंडल किस तरह से करना है, क्या मुआहदा करना है, क्या नहीं करना, इससे जो है वो क्या सीखा। ज़रा इस पर मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल भी जाने कि ये जो एहतजाज है, जिस तरह से लोग गुजरांवाला में मौजूद है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, और हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला के हाफिज शाहिद मुनीर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उसको सूरत हाल की रिपोर्ट हम उनसे लेंगे। लेकिन पहले जनरल साहब, ये सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, आपकी जब हुकूमत थी उस वक्त भी देखी थी, क्या हुकूमत तो छोड़े, लेकिन क्या रियासत ने इस सारी सूरत हाल से कुछ सबक सीखा है? ये 6ठा एहतजाज है, जो पहले बात हो रही थी कि इस मामले को जो है वो किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से इससे निपटना है। देखिए, मैं एक तो ये समझता हूँ कि ये सूरत हाल ऑफकोर्स बड़ी काबिल अफसोस है हम पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू हुकूमत का नहीं, रियासत का है। सच्ची बात ये पूछें, बिकॉज इससे हमारी कौमी सलामती, हमारी इंटरनल कोहेजन ये दाव पे लगती है। लेकिन ऑफ कोर्स हुकूमत इस वक्त ड्राइविंग सीट में है, और अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े भारी दिल से ये कह रहा हूं कि दे हैव मिस हैंडल्ड इट, और दे आर मिस हैंडलिंग इट इवन नाउ। आप ये देखिए कि इनके वज़रा के बयानात, इनका देखिए, आप हुकूमत में आप मुज़ाकरात को प्रेफर करके आप अंगेज करें, और आपकी कामयाबी इसमें भी है कि वो कहते हैं सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, आपकी कैजुअल्टीज भी ना हो और मसले का हल भी आप कर सके। लेकिन आप देखें कि हमारे रियासती ओहदेदार जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए अपनी वर्दियों पे, पाकीज़ा वर्दियों में, वो बेचारे डंडे मार मार के अगर जान जा रही है तो उनका तहफ़्फ़ुज़ अपोजिशन ने तो नहीं करना ना, उनका तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत ने करना है। और फिर ये है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। देखिए, पहला जो इन्होंने मुआहदा किया उसमें इन्होंने कहा फ्रांस के वजीर को हम निकालेंगे वगैरह, लेकिन जो सेकंड मुआहदा हुआ है जिसमें गवर्नर पंजाब भी शामिल थे, उसमें बात यह तय हुई थी कि पार्लियामेंट में ले जाएं और फिर वो जो फैसला करे। तो आप पार्लियामेंट में ले जाते, आई एम श्योर मुत्तफिका तौर पे पार्लियामेंट कहती कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एक ग्रुप ये कहे कि फलाने गैस
एम्बेसडर्स को भेजा भी जाता है, एम्बेसडर्स बुलाए भी जाते हैं, लेकिन वो हुकूमत अपने तौर के ऊपर जो बेस्ट समझे वो फैसला करे। तो मेरे ख्याल में इसकी आगे मूव करने की बात यही है कि इसमें उलमा हजरात को भी शामिल करें, अपोजिशन को भी शामिल करें, उन पार्लियामेंटेरियंस को भी शामिल करें और इनको एंगेज करें। और वो माजी के ये आपके बोए हुए बीज हैं जो आज उग रहे हैं। देखिए, पहले जब ये इशू आया था जनरल साहब, जब ये पहले इशू आया था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी जो हालांकि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बहुत बहस होती थी, लेकिन बहरहाल मामला डिफ्यूज कराने में तो जो है वो बड़ा अहम किरदार था। अब हमने देखा है कि अब रेंजर्स को तो बुलाया गया है 60 दिन के लिए, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी हुकूमत को वही स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए कि जहां पर जो है वो इस मामले को डिफ्यूज करवाया जा सके? या देखें, यहां तक तो अगर रेंजर्स को बुला लिया है लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि रेंजर्स तो दूर की बात है, जो पुलिस है वो भी गोलियां ना चलाए और वो भी बहुत वो लोगों के ऊपर वो ज्यादती ना करे। लेकिन डिफ्यूज करने के लिए देखिए वो हालात 2017 के आपको पता है, पनामा के बैकग्राउंड में गेट नवाज एक मूवमेंट थी, उसमें अपोजिशन वाले फोर फ्रंट में आके उनके साथ हमदर्दी कर रहे थे, तो दैट वाज अफसोसनाक। लेकिन इवन देन उसको डिफ्यूज किया गया, कोशिश की गई कि हो गया। अभी भी ये कर लें तो मुल्क के मफाद में, चूंकि पब्लिक सफरर है, सड़कें बंद होगी, आप देखें लोग आगे पीछे नहीं जा सकते, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, स्कूलों का मसाइल है, और फिर कीमती जाने, और फिर हमारी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हैं। इंटरनली सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, एक्सटर्नली अफगानिस्तान है, कश्मीर है, फैट एफ है, आपका IMF है, उन चीजों के ऊपर आपको चलना है। इसको जरूर डिफ्यूज होना चाहिए और ये हुकूमत ही कर सकती है, लेकिन इनके ये वज़रा जो अभी फोर फ्रंट में हैं ये तो जलती पे तेल डाल रहे हैं, ये हल नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है। अब मुझे जरा एक मिनट दीजिएगा, मैं हाफिज शाहिद मुनीर साहब से पूछूं। हाफिज शाहिद मुनीर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये जो अब तक खबरें जो है वो कुछ पहुंच रही हैं, थोड़ी देर बाद आती है, लेकिन अभी जो है वो इस वक्त क्या सिचुएशन है? ये जो क्लैश था, वो क्या क्लैश जो है वो अभी उसमें कोई रुका है? रहमान, जो कल हुआ कि दोनों तरफ से हलाकतें हुई हैं, पुलिस वाले 70 के करीब जख्मी हुए हैं। आज RPF गुजरांवाला में सुबह एक इजलास लिया पुलिस लाइन के अंदर, जहां पर उन्होंने पुलिस को कह दिया कि वो पीछे हट जाएं और इनको खुला रास्ता दिया जाए। कामुकी से लेकर आज वो गुजरांवाला में आके बैठ गए हैं, जबकि प्लान ये था कि वो वजीराबाद जाएंगे, क्योंकि कामुकी में मजहबी जमात को बड़ी सपोर्ट मिली है। वहां पर लोग खाने बना के लाए, इनके लिए चाय लाएगी, रात भर वहां पर चांद रात का समा रहा, बड़ा रश रहा पुलिस के हटने के बाद। आज गुजरांवाला में आके बैठ गए हैं। गुजरांवाला शहर में ये चूंकि सुन्नी फिरका है, इसके बहुत बड़े बड़े मराकिज हैं, यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा कसीर तादाद है। यहाँ पर बैठने का मकसद भी यही है कि यहाँ पर अगर बैठेंगे तो लोग मजीद शामिल होते हुए जाएंगे। लेकिन गुजरांवाला शहर की एक बड़ी अजीबो गरीब तारीख है कि ये मजहबी शहर है। कोई भी फिरका हो वो ये दावा कर सकता है कि ये मजहबी शहर है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून के MNA खुरम दस्तगीर खान को MMA के काजी हमीदुल्लाह ने हरा दिया, 2 सूबाई सीटें भी ले उड़े। तो इस लिहाज से इदारों के लिए यह बड़ा हसास शहर था। आज के दिन उन्होंने गुजरांवाला से गुजारा है, लेकिन वजीराबाद के अंदर खंदकें खोदी गई हैं। दरिया चिनाब को बिल्कुल ब्लॉक कर लिया गया। मगर हाफिज शाहिद मुनीर साहब, ये मुझे बताइएगा, ये क्योंकि TLP ने जो 2018 का इंतखाब था, इस कलदम तंजीम ने यहाँ से वोट भी काफी लिया था मुख्तलिफ हलकों में, तो ये जो है वो अभी इस वक्त क्या है, वहां पर गुजरांवाला में जो है वो रोका गया है, खुद ये रुके हैं, या जो है वो आगे जो है वो पुलिस या सिक्योरिटी वालों, सिक्योरिटी जो जवान है उन्होंने जो है वो आगे इनका रास्ता रोका हुआ है? देखिए रहमान, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है, हमारी इन लोगों से भी, इनके लोगों से भी बात हुई है, ये दोनों एक दूसरे को थका रहे हैं। गवर्नमेंट उनका सामना देख रही है, वो उनका देख रहे हैं। तो गुजरांवाला में बैठने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत उनके, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात भी जारी है, और उन्हें उम्मीद है कि इन्हीं मुज़ाकरात के तहत अभी वो गुजरांवाला क्रॉस भी नहीं करेंगे, तो उनकी जो मुतालबात हैं, जो सियासी मामलात हैं, जिसमें साद रिजवी की रिहाई है और दीगर मुकदमात का खात्मा है, वो चाहते हैं कम अज कम ये तो हो जाए। लेकिन हालात देखें, ये जो वजीराबाद के अंदर ये मसला लाहौर में हल होना चाहिए था, जो आज गुजरांवाला में आ गया है। पर ये बड़ा हसास शहर है, यहाँ पर कोई भी मुजाहरा हुआ है, चाहे मजहबी जमात ने किया है, चाहे सियासी जमात ने किया है,
तो उसमें बड़ी शिद्दत आई है। जैसे हमने माजी में देखा कि यहाँ पर लोड शेडिंग की बहाली के ऊपर कई दफातर यहाँ पर जला दिए गए। नवाज शरीफ तहरीक निजात यहाँ से शुरू करते हैं, अदलिया बहाली की तहरीक यहाँ पर आती है, लेकिन जिस तरह वजीराबाद को ब्लॉक किया गया है और आगे रेंजर को कर दिया गया है, खुदा न खास्ता अगर कोई सानहा हुआ तो पाकिस्तान और खुसूसन गुजरांवाला इस तरह के सानहे का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रंट लाइन पर रेंजर है, पुलिस उनके मतहत है। अच्छा हाफिज साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा वापस आता हूं शौकत बसरा साहब से और कादिर मंदोखेल साहब से पूछते हैं कि आगे अब रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त एक पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है कि जो आगे का रास्ता है वो क्या होना चाहिए। मैं इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। टीएलपी का एहतजाज, क्या हुकूमत जिस तरीके से इससे निमट रही है, जिस तरह से हैंडल कर रही है, क्या ये तरीका ठीक है या नहीं। मैं कादिर मंदोखेल साहब, आपने क्योंकि पहले कहा कि नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, अब मगर ये क्या मामला जिस तरह का है, जो इसकी डायनामिक्स हैं इस मामले की, आपको लगता है कि इस पर कोई सियासी इत्तफाक़ राय हो सकता है या नहीं? क्योंकि जो बात जनरल साहब से हो रही थी वो ये थी कि ये अब ऐसा लगता है कि शायद ये हुकूमत का इशू नहीं बल्कि ये रियासत का इशू है। जी बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है कि ये रियासत का इशू है और इसको, लेकिन चूंकि हुकूमत जो है ना ड्राइविंग सीट पे है, तो इस वजह से हुकूमत को फ़राख दिली का और सब्र तामुल का मुजाहरा करना चाहिए। मुझे नाम नहीं आता अभी थोड़ी देर पहले जो साहब बोल रहे थे कि हुकूमत जलती पे तेल चढ़क रही है, तो मेरे भाई वो खामखा आप अपोजिशन को रहो, हमने कौन सी बात की, हमने कौन सी जलती पे हुए, हमने कौन सी टीएलपी के प्रोग्रामों में शमूलियत की, हमने कौन से इनको ईंधन दिए जो आप बात कर रहे हो। लेकिन बात खराब करने वाली भी आप लोग होते हो कि एकदम जो है बजाय हुकूमत की नाइली पे, नाइली में इस वजह से कह रहा हूँ कि जब हुकूमत फ्रंट सीट पे है, इनको फराख दिली से काम करना चाहिए, इनको हर चीज़ को कम से कम नुकसानात की कोशिश करनी चाहिए। अगर हुकूमत के वजीर ये कहते हैं कि भाई वो आलमी दहशतगर्द भी बनने वाले हैं, तो फिर कैसी बात होगी? मुझे एक बात बताए, अगर हुकूमत के लोग 3 दिन पहले 350 लोगों को रिहा करने की कर रहे हैं और खुशखबरी सुना रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और 3 दिन बाद कहते हैं नहीं जी ये तो उनके अकाउंट फलाने से ऑपरेट हो रहा है, उनके अकाउंट फलाने से ऑपरेट हो। भाई ये अकाउंट आपको आज पता चला, 6 धरने के बाद ये आज पता चला आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस से 5 दिन पहले पता चला, और फिर जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की जिससे आपने पूरे मीडिया को खुशखबरी सुनाई कि कामयाब हो गए। तो मेरी हबीबी ये कि हम उसको पीपल्स पार्टी यकीनन मजहबी मुनाफरत पे, मैं बताऊं आपको, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, अभी 4-5 महीने पहले जब मेरा इलेक्शन था, मैं हर जगह कहता था न मजहब के नाम पे वोट मांग रहा हूं, न लिसानियत, न जबान के नाम पर, खिदमत के नाम पे। अगर पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है तो आप वोट दें मुझे। आज भी मेरी ये टीएलपी के हवाले से मेरी ये है कि हम कोई मजहबी न कार्ड इस्तेमाल करते हैं, न हम किसी मजहबी ग्रोह को प्रमोट करते हैं। अगर आपका ये कहना है कि उनकी जो भी एहतजाज है, थोड़ी बात देखे, राइट, देखिए शौकत बसरा साहब ने बताया कि वो सियासी पार्टी है, जमातों का, हाँ शौकत बसरा साहब ने कहा कि सियासी पार्टी है, यकीनन सियासी पार्टी है। मेरे इलेक्शन में कलअदम होने के बावजूद उन्होंने हिस्सा लिए है, आज भी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद है, तो आप उसको उसी तरह डील कर ले। उनकी जो गैर कानूनी और गैर रियासती या बिल्कुल ना माने, मगर सुने तो सही ना उसके क्या है। आपके वजीर ऐलान करते और फिर अगले दिन कहते हैं आलमी बनने वाला है। मैं कह रहा हूं उस पर रवैये पे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। शौकत बसरा साहब वेरी ब्रीफली, मैं क्योंकि फिर जनरल साहब ने भी क्योंकि बात की है सियासी इत्तेफाक है कि मैं जरा उनसे भी मैं पूछूंगा कि इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। बट क्या यह हुकूमत के लिए मुमकिन है कि इस पर सियासी इत्तेफाक राय जो है वो इस मामले के ऊपर, इस इशू के ऊपर जो है वो बाकी जमातों को भी जो है वो साथ ले और एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, क्योंकि ये रियासत का मामला है? रहमान भाई, पहली बात तो जितनी भी पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज हों, मजहबी पार्टीज हों, मेरे ख्याल में ये तो इस पे कंसेंसस तो होना ही चाहिए, और होता है हर किसी का, कि अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब नहीं होना चाहिए। और हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी क्या है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर नून लीग हुकूमत में होती या पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती तो वो क्या करती? वो भी चीज़ों को डायलॉग करते हैं। हम 2 महीने से हम लोगों ने एंगेज किया हुआ है। मैं कहता हूँ, फिर मैं सियासी बात यहाँ इसलिए नहीं करना चाहता कि मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, पीपल्स पार्टी में सिंध में पिछले दिनों में एहतजाज देख रहा था,
टीचर्स एहतजाज कर रहे थे और उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, पुलिस उनको मार रही है। बात हमें, मेरे ख्याल में इसके ऊपर किसी को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल रियासत का मामला है। इस वक्त जो मैसेज जा रहा है, और ये छठा एहतजाज है, तमाम के तमाम एहतजाज में 99%, मैं रहमान भाई आपको बात बताऊं, पुरअमन लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये जो 1% लोग हैं जो बिहेव कर रहे हैं 6 के 6 एहतजाज में, मेरा ख्याल है इनका रवैया ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको अगर सड़कों पर आना भी मकसूद है तो उसमें पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। अभी आप मुझे बताएं, मेरा तल्लक जिला बहावलनगर से है, अरुणाबाद फोटाबस लोग, ऐसे लोग पुरअमन लोग थे, जाहिर है वो TLP के लोग थे, वो भी पकड़े गए हैं। वो बेचारे हालांकि बिल्कुल कभी एहतजाजों में शामिल नहीं होते, लेकिन अब इशू क्या, हुकूमत ने चीजों को नॉर्मलाइज करना है। और अल्लाह ना करे, मैं अभी बात एक और कहना चाहता हूं जो मैं बात नहीं कहना चाहता। ये मामला ऐसा है कि ये हमारे मुआशरती सोशल फैब्रिक का हिस्सा है, ये इशू ऐसा है सर, ये यही रहमान भाई देखे ना, सोशल फैब्रिक का हिस्सा। अब लोग जो इस वक्त नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए आशिक रसूल हैं, दूसरी तरफ से मैं फिर क्या कह रहा हूं, हमारे किसी के ईमान में शक है, हम आशिक रसूल नहीं है। अब उन चीजों को हैंडल करना, अब हुकूमत जो है 2 महीने से इनको एंगेज किया हुआ था, डायलॉग हो रहे थे, इसके बावजूद सड़कों पर आ गए। और अभी आप वो फुटेज, अच्छा एक मिनट दीजिएगा, राइट, 1 मिनट जरा दीजिएगा। मैं जनरल साहब, ये जो गवर्नमेंट अपनी एक पोजीशन है वो एक्सप्लेन कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इनके साथ डायलॉग भी कर रहे हैं, हमारे इनके जो मुतालिबात हैं वो ऐसे हैं कि जिनको माना नहीं जा सकता। मैं ये सवाल इस वजह से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसमें आपको कोई मार्जिन नजर आ रहा है इससे बेहतर तौर पर जो है वो इससे डील करने का? देखिए, ये गवर्नमेंट का जो स्टांस है ये मेरी समझ से बालातर है कि उनका ये डिमांड है जिसको हम मान नहीं सकते। देखिए, उनका एक ही, जब जो इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा था कि एक डिमांड है, जो वो कह रहे हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो, वो हम नहीं मान सकते। देखिए, वो अभी मैं उनको सुन रहा था, उनके कुछ लीडर्स को, उन्होंने कहा ये अभी हमारी डिमांड रही नहीं, ये तो हमने कहा था कि इशू पार्लियामेंट में ले जाएं। ये गवर्नर साहब उसमें शामिल थे पंजाब के, और पंजाब की जो लॉ मिनिस्टर है वो थे, आप उसको उधर ले जाएं। मेरे ख्याल है इसका हल यही है अभी कि एक तो उनको एंगेज करें, यूज ऑफ फोर्स से इज्तनाब करें, और नंबर 2 पार्लियामेंट के अंदर इशू को ले जाएं। देखिए, सेनेट के अंदर भी आपकी सेनेट इंटीरियर कमेटी है, और नेशनल असेंबली के अंदर भी इंटीरियर इशू से डील करने वाली कमेटी है। वहां सारी पार्टियों के लोग होते हैं, और वो पार्टियों को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं बैठ के। तो एक यूनानिमस फैसला आएगा कि देयर इज नो क्वेश्चन कि किसी के दबाव पे किसी एम्बेसडर को हम निकालें या लेके आए। ये हुकूमत का प्रीरोगेटिव होता है, हुकूमत सोच के अपना फैसला करे। पार्लियामान के अंदर किस तरह की जो है वो, क्या वो आपकी प्रोपोजिशन क्या है कि क्या डिबेट चाहिए पार्लियामान? देखिए ना, डिबेट ये है कि इनके मिनिस्टरों ने लिख के उनसे मुआहदा किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर इशू को लेके जाएंगे कि फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, और क्या उस एम्बेसडर को निकालना चाहिए या नहीं चाहिए, तो और फिर वो पार्लियामेंटी फैसला करे। अच्छा। यही पॉइंट था ना, ये कमिट तो उन्होंने किया था, राइटली और रॉन्गली। वो फैसल वाडा साहब कह रहे थे, पिछले प्रोग्राम में मैं था, वो कह रहे थे जी कि ये तो इन्होंने मिनिस्टरों ने खुद कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है तो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की है ना, ये तो उनका एक बात कहनी है। देखें, मैं 1 मिनट शौकत बसरा साहब, रहमान भाई एक बात, शौकत बसरा साहब, एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, जरा इस चीज का जवाब दीजिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का। शौकत बसरा साहब, योर फाइनल कॉमेंट, मुख्तसर, क्या हुकूमत, अब पहले भी एहतजाज हो चुके हैं, अब एक मरतबा फिर से, क्या हुकूमत इस मरतबा इस मामले को मुख्तलिफ तरीके से और बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगी? रहमान, हमारी पहली और आखिरी यही स्ट्रेटजी है, डायलॉग डायलॉग डायलॉग, मुज़ाकरात और सिर्फ मुज़ाकरात। हम एंगेज कर रहे हैं। इसके बावजूद 4 लोगों को शहीद कर दिया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बसें जलाई जा रही हैं, सिर्फ ये कि हुकूमत अमन व अमान को ख़राब नहीं होने देना चाह रही। और मैं बताइए, दोनों मेरे अपोजिशन के दोस्त बैठे हैं कि अगर ये सूरत हाल हो कि इस वक्त लॉ एंड सिचुएशन ये हो कि लोगों को शहीद किया जा रहा हो, अमन व अमान को तबाह किया जा रहा हो, बसें जलाई जा रही हो, तो बचाए क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे? हम तो फिर कह रहे हैं कि हम सब लोगों को
इसके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इसके ऊपर हमें बहुत संजीदा इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। कादिर बंदोखेल साहब, क्या हुकूमत के पास यही ऑप्शन है जो हुकूमत कर रही है? और उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत हो तो उसके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। इनकी कौल और फेल में तजाद है। शौकत बसरा साहब या इनके वजीरों का ये कह रहे मुज़ाकरात नहीं, गलत है। मुज़ाकरात धमकिया वो भाई ये नहीं चलती है। या तो मुज़ाकरा चलती है या धमकियां चल्ती है। बंदोखेल साहब ओज के नाखून ले। आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आज जिस तरह मुल्क को माशी तौर पे तबाह किए, इस तरह मुल्क को खारजा पॉलिसी पे तबाह किए, आज मुल्क के दाखिली सूरत-ए-हाल में इन नाइलों का आता है। ये बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ना कि ये जला दिए वो जला दिए, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया सब दिखाता है, सोशल मीडिया सब दिखाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत गैर संजीदा रवैया। चले, मेरे पास टाइम जरा कम है, मैं जनरल साहब से फाइनल कमेंट ले लूं। जनरल साहब, क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन है अभी इस वक्त मौजूदा हालात में? मैं क्या एडवाइस करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को? देखिए, हुकूमत के पास यही ऑप्शन है कि वो इनके साथ एंगेज रखे और अपने तौर के ऊपर ऐसे लोग इनसे नेगोशिएट करें जो कि हालात को समझते हो और इनको धमकियां दे के या फोर्स का ये यूज करके उस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहता हूं कि ऐसे हालात में 5th कॉलमिस्ट